जी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर, प्रिंसिपल। अच्छा, ये वो डेमो जो मैं आपको लास्ट टाइम दे चुका, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सैम्पलिंग का इम्पैक्ट या साइज ऑफ द सैंपल का इम्पैक्ट ऑन दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट? ये आपको डिटेल में लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यू ऑलरेडी नो दैट। Today we are going to discuss the confidence interval which we discussed last lecture के अंदर, और I explained to you that how we can draw confidence intervals. ठीक है, वो you should know, remember it, कि वो क्या होते हैं और कैसे calculate होते हैं and so on and so forth. सबसे पहले confidence interval को calculate करने के लिए we using a library RMS. R miscellaneous is the name of the library. Let me run it. Then gplot is for oops. Okay, that's fine. Then library for gplot आ गई। अच्छा, अब इस केस में अगर आपको याद हो, मैं इस सैंपल का जो फंक्शन था लास्ट टाइम भी यूज कर रहा था, किसको याद है? याद है नहीं याद? हाँ सर, नहीं याद। अच्छा, बहरहाल सैंपल एक फंक्शन है जो कि आपको ये बताता है कि आपने कितने आइटम्स में से, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स वो ये हैं, इसमें से आपने जनरेट। अब मैं इसको सिर्फ रन करके दिखा देता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इसमें सैंपल जो एन रो है, ये एन रो सर्वे आपको याद होगा, वो डेटा सेट था मेरा। कौन से वाला? ये वाला डेटा सेट था जो कि मैं यूज कर रहा था। ये याद है, ये वाला जो लास्ट टाइम दिखाया था। तो एन रो मींस कि इट विल टेल मी दैट हाउ मेनी रोज आर देयर, इट इज 379 इन दिस केस। ओके, और जब मैं सैंपल करता हूं और एन रो या 379 लिख देता हूं सीधा, और इसमें से 50 पिक करता हूं, तो इसका क्या मतलब है? इट विल जनरेट a number, yeah, it will generate random 50 numbers from what, from 1 to 379। तो ये आपके 50 नंबर्स हैं जो किसने जनरेट मुझे करके दिए हैं। इनको आप रो इंडिसेस भी कह सकते हो। ठीक हो गया ना? तो इसका मतलब है मैं 35th जो रिकॉर्ड है या रो है उसको पिक करूंगा, 219th को पिक करूंगा, 60th को पिक करूंगा, 267 एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो ये 50 मैंने जो है डेटा पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड में से पिक कर लिए। तो इसका मतलब है 219 का क्या मतलब है कि इस केस में 219 एक रिकॉर्ड मेरा ये वाला पिक हो जाएगा। ठीक है, ये 219 वाला। होपफुली मेरी बात सबको समझ आ रही है। यस सर। ओके, सो इस केस में आपके पास इस तरह 50 मैंने रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लिए जो कि जिसका एग्जैक्टली ये नाम है, और इस सर्वे में से आपने उन्हीं रोज को पिक कर लिया, और एक आपके पास एक लोकल वेरिएबल टीजी है जिसके अंदर उसको स्टोर कर दिया। टीजी के साथ सी बाइंड का पता सबको क्या होता है? कॉलम बाइंड। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो फर्स्ट जो कॉलम 1 है, आई इज इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में आपने जो फर्स्ट 50 जो वैल्यूज ली हैं वो आपके टीजी में चली जाएंगी, यानी फर्स्ट कॉलम ऑफ 50 वैल्यू जो इधर से जनरेट हुई है, सर्वे में से पिक हुई है, वो आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। फिर इसके बाद यही प्रोसेस दूसरी दफा होगा, दूसरा कॉलम जनरेट हो जाएगा 50 वैल्यूज का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छोटा एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक हो गया? इसके बाद आर बाइंड क्या कहता है? आर बाइंड आपका रो बाइंड करता है, मतलब आपके पास एक कॉलम जनरेट कर रहा होता है यूं, एक आपका रोज जनरेट करता है। रोज जनरेट क्या करता है? रोज को बाइंड कर रहा होता है। पहली रो उसके साथ ये दूसरी रो बाइंड होगी, फिर तीसरी रो बाइंड होगी, चौथी रो बाइंड होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आपके पास एक डीटी आखिर में, डीटी जो होगा इसमें, वो आपके पास एक डेटा फ्रेम होगा जिसके अंदर ऑल दीज टीजीज जो आपने जनरेट की हैं वो वन बाय वन उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो मैं इसको लेट मी रन इट, और फिर मैं आपको आखिर में बताता हूँ कि फिलहाल यहाँ पे dt नल हो गया। अब मैंने इसके अंदर से 50 टाइम्स ये मैंने बात की है, तो इस केस में
ठीक है, अब मेरे पास होपफुली एक dt जनरेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको इसमें 2500 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 2500 ऑब्जर्वेशन कैसे आ रही हैं जी, तो बता सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है ना, 50 टाइम्स आपने 50 रिकॉर्ड्स कैलकुलेट किए हैं, पिक किए हैं, तो ये अब आपके पास 177 215 की आके वही 50 वैल्यूज वो आई, पहली आई, फिर इसी तरह दोबारा आई एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टोटल आपके पास उस रिकॉर्ड में से आपने, अब ये रैंडम सैम्पलिंग हो रही है असूली तौर पे देखा जाए तो, ठीक है ना। यस सर। तो आपने इसमें से इस तरह 2500 रिकॉर्ड जो है वो आपने पिक कर लिए। ओके, इसके बाद ये अब आपके पास डेटा सेट जनरेट हो गया। इसके बाद एक आपके पास फंक्शन है जो कि ये आर मिसलिनियस में है, ये लाइब्रेरी के अंदर है, वो है समरी एसई। समरी एसई करता क्या है, समरी एसई गिव्स यू काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल, डिफॉल्ट वैल्यू इज सेट अराउंड 95%। ठीक हो गया, ये वही चीजें जो कि आपने कैलकुलेट करनी है, इसमें से कुछ आपकी एक्स्ट्रा है, कुछ आपके पास वो वैल्यूज हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है। सो इस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आपको कैलकुलेट करके देता है विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल। ये कॉन्फिडेंस लेवल 95% क्या होता है ये मैंने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है, यस सर। ओके, और इसके साथ ये समरी को मैंने कॉल किया, ये वो डीटी जो भी मैंने 2500 रिकॉर्ड से उसको पास ऑन किया। ये जो इसके अंदर जो पॉपुलेशन मैंने यूज करनी है वो कॉलम नेम, आपको नेम लेटर्स याद होगा, नेम लेटर्स याद है ना, ये वाला कॉलम जो था ये हम एज ए पॉपुलेशन के तौर पे यूज कर रहे हैं, जो आपको लास्ट में भी बताया था। एंड ग्रुप यानी कि ग्रुपिंग जो करनी है आपकी आयत, यानी कि वो आपने रिकॉर्ड जो आपने पिक किए हुए हैं वो ये आयत, ये वन, ये आपका फर्स्ट सैंपल है। ठीक है, जो कि ये फिर सेकंड सैंपल जो आपने 50 का पिक किया है, इस बैच कह लें या ग्रुप कह लें, ये थर्ड बैच, ये फोर्थ, फिफ्थ, सो ऑन, इस तरह आपके 50 बैचेस 50 के साइज के जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही सबको? यस सर। ओके, तो आपके पास इस तरह सारे रिकॉर्ड आ गए। अब आपके पास क्या हुआ कि ये मैंने जनरेट करने के बाद इसको समरी एसई को पास ऑन किया, और कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये कॉन्फिडेंस लेवल जो मैंने सेट किया हुआ है जो डिफॉल्ट है 95%, 0.95 मैंने सेट कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये आपको क्या कैलकुलेट करके देगा, ये सारा फंक्शन, ये आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर 95 कॉन्फिडेंस लेवल फॉर दिस गिवन डेटा dt जनरेट करके देगा। लेट मी जनरेट इट। सो हमें TGC को अगर मैं सिर्फ प्लॉट करूं, TGC, अब इस केस में क्या हो रहा है एक्सक्यूज मी, इसको ऊपर से थोड़ा देखते हैं। जो आपने I1 था ना जिसमें 50 रिकॉर्ड्स थे वो n था, नेम लेटर आपने कॉलम यूज किया था, उसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन 1.460 है, स्टैंडर्ड एरर जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले कहा था 0.206 है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो 0.41 है। यानी 0.41 का क्या मतलब है कि इसके अंदर जो मीन वैल्यू है उस मीन के अंदर प्लस माइनस दिए वैल्यू करनी है, ये मतलब है ना। यस सर। ओके, सो इस केस में इस केस में जब मैं अब मैं इसको इन्हीं वैल्यूज को मैं से प्लॉट करने लगा हूं जस्ट टू गिव यू द ग्राफिकल आइडिया ऑफ द होल थिंग। सबको नजर आ रहा है जी ये ग्राफ? जी आ रहा है नजर कि नहीं आ रहा? यस सर। ओके, सो इस केस में अगर आप देखो तो आपके पास जो 50 जो अभी आपने सैंपल्स लिए थे यानी 50 ग्रुप्स लिए थे, ये आपका 50 सेट ऑफ 150 फर्स्ट 50 था, ये सेट ऑफ सेकंड 50 रिकॉर्ड थे, सेट ऑफ थर्ड 50 रिकॉर्ड एंड सो ऑन सो फॉरवर्ड। इस तरह आपने 50 ग्रुप्स के जो हैं जो सैंपल्स आपने लिए थे उनको आपने रिकॉर्ड यहाँ पे कर लिया। हर एक का
मीन, सैंपल मीन, और उसके इर्द गिर्द 95% इंटरवल जो बनता है, जो आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल जो रिटर्न किया है इसने समरी एससी ने, वो आपने इसके साथ प्लॉट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हर पॉइंट का जो या हर सैंपल का जो मीन होता है वो आपका सेंटर पॉइंट बनता है, और उसके इर्द गिर्द आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू है वो प्लस और माइनस हो जाती है। ठीक हो गया? यस सर। ये सबको समझ आ गया? ठीक हो गया। सो इस केस में ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम ये मैंने कैलकुलेट जब किया था, तो मीन ऑफ पॉपुलेशन विल बी व्हाट, मीन ऑफ पॉपुलेशन विल बी सर्वे, और उसका नेम लेटर्स का जो मीन है, और दिस इज दी पॉपुलेशन मीन, जो कि करंटली आपको अननोन है उसूली तौर पे। तो आपका वो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसका इम्पैक्ट, यानी आपका पॉपुलेशन मीन किधर आ रहा है और सैंपल मीन जो है वो किधर जा रहे हैं। तो इस केस में अगर मैं इसको और ये नोन और पॉपुलेशन मीन, तो आपका पॉपुलेशन मीन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो कि 5.97 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया? यस सर, सबका मतलब मीन है जो जितने सैंपल दिए हैं हमने। नहीं, ये पॉपुलेशन का मीन है। पॉपुलेशन जो है वो नेम लेटर कॉलम है सर्वे के अंदर। और जो ये वर्टिकल लाइंस हैं ये सैंपल मीन्स हैं। एग्जैक्टली, ये सैंपल मीन्स विद कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। गॉट इट सर। ठीक हो गया। अब आपके पास 2500 रिकॉर्ड्स थे, तो इसका मतलब है ये फर्स्ट 50 रिकॉर्ड जो मेरे पास ये ग्रुप 1 था उसका सैंपल मीन आया, और उसके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल, सैंपल मीन आया, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो इसका मतलब है कि जो आपकी फर्स्ट वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट कर क्या कर रही है कि मैंने पॉपुलेशन में से 50 वो निकाले, 50 रिकॉर्ड्स नहीं है रैंडमली, और उनकी रिकॉर्डिंग की है। रिकॉर्डिंग किसकी? मीन की और कॉन्फिडेंस इंटरवल की। सेकंड सैंपल लिया, उसकी रिकॉर्डिंग की है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, एंड सो ऑन अप टिल द वेरी लास्ट जो आपका 50th सैंपल है। ठीक हो गया? एक्जेक्टली सर। ओके, अब आपके पास जो ये जो पॉपुलेशन मीन है उसको चेक करें, और जो आपका सैंपल मीन है उसको चेक करें। तो इस केस में अगर आप देखो तो बहुत सारे आपके पास सैंपल्स ऐसे हैं जो कि आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर रहे हैं। कैप्चर करने से क्या मुराद है कि आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर वो आपके पास मीन वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस फर्स्ट सैंपल की बात करूं तो ये आपका आपका पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर रहा है, ये भी 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 कर रहा है, सारे करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं। बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये अगर आप सैंपल देखते हैं तो इसके अंदर से ये सैंपल आपका इस पॉपुलेशन मीन को कैप्चर नहीं कर रहा। इट इज नॉट इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ दैट। ठीक हो गया? यस सर। आगे इसी तरह चलते सारे कैप्चर करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, ये वाला आपका कैप्चर नहीं कर रहा। सही है? बाकी सारे फिर कैप्चर कर रहे हैं। तो अगर मैं 50 जो मैंने सैंपल्स दिए थे, ये सेट ऑफ सैंपल दिए थे, उसके अंदर से आपके पास 2 सैंपल्स ऐसे हैं जो कि आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर नहीं कर रहे, बाकी सब जो है आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है 48 आउट ऑफ 50 हैव कैप्चर्ड द पॉपुलेशन मीन। तो अगर इस केस में देखा जाए तो ये कैप जो है ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, काउंट कर रहा है कि कितने आपके पास सैंपल्स हैं जो कि आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर करें। वो 48 आउट ऑफ 50 है। ठीक है? सो इस केस में अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो इट विल टर्न आउट टू बी अराउंड 0.96%, यानी 96% जो सैंपल्स जो आपने लिए हैं वो आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर रहे हैं। इसका ये मतलब है, राइट? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि ये 96 जो है कोइंसिडेंस है या नहीं है। लेट मी री रन दिस वेरी सेम कोड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, एक दफा फिर रन किया, आपके पास प्लॉट आया, अब आपके पास जो है 94 आ गया। ठीक है, इस वैल्यू को देखते जाइए जो प्रिंट हो रही है आखिर में टर्मिनल पे, और ऑफ कोर्स ग्राफ को भी देखिए। फिर से रन किया 94, फिर से रन किया 1 का मतलब है कि आपके पास सारे के सारे सैंपल जो है वो आपके कैप्चर कर रहे हैं
पॉपुलेशन मीन को, जो कि इस केस में क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, फिर से रन किया 96, 98, 1। ओके, अब आपके ख्याल में ये जो 90s में फिगर आपके पास हर केस में आ रही है, ये कोइंसिडेंस है कि किसी वजह से ये 90s में आ रही है? 95, 98, 96। सर इट मींस के ऑलमोस्ट ज़्यादातर सैंपल्स जो हैं वो करीब करीब हैं पॉपुलेशन मीन के, जो 98% आ रही है या 96 आ रही है। बात तो आपकी सही है, पर मैं कह रहा हूँ कि क्या कोइंसिडेंस है कि हमें पता था कि ये 95 और 96 ही हो गया। मैं इसको अगर रिड्यूस करना चाहूँ तो मैं क्या इसको रिड्यूस भी कर सकता हूँ? जी सर, अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को कम कर दें तो। एग्जैक्टली। सो इस केस में आप जो बात कर रहे हैं वो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल जो कैलकुलेट किए थे, ये समरी 80 को जो आपने पास ऑन किया था, 1.95 दिया था। यानी कि आप कह रहे हो कि मेरे पास एक पॉपुलेशन है और सॉरी, ये मेरे पास ओवरऑल सैंपल्स है, इसके लिए मुझे आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करके देना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल करने का क्या मतलब है कि 95% चांस ये है कि योर पॉपुलेशन मीन विल फॉल इन दिस रेंज। 95%, 95%। तो अल्टीमेटली इसका क्या मतलब है कि आपके पास 95% ऑफ द सैंपल्स विल कैप्चर द पॉपुलेशन, दिस पॉपुलेशन मीन। तो यही आपको ऑलमोस्ट हर जगह पे नजर आ रहा है कि रफली जो है आपका 95% के करीब आपके पास ये वैल्यू आ रही है। लेट्स से अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं इसको कम करके 0.7 कर देता हूँ, यानी 70% कॉन्फिडेंस इंटरवल या कॉन्फिडेंस शो करने लगता हूँ, तो फिर इस केस में इंपैक्ट क्या आएगा? लेट मी रीरन इट नाउ। अब याद रखिए मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 के बजाय 70 है। आपने ये वाई एक्सिस के ऊपर स्केल को भी देखना है और इनकी हाइट को भी देखना है, इन बार्स की। ठीक है, सो लेट मी रीड ऑन इट। ओके, कोई बता सकते हैं क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो आपको क्लियरली यहाँ पे 76 सब नजर आना शुरू हो गया है, जो कि 90s में था पहले। जी यस सर, इसमें एरर्स तो ज़्यादा हो गए हैं अभी। क्यों? क्योंकि हमने इंटरवल ज़्यादा कर दिया है और वैल्यूज लार्ज हो गई है, मतलब उनके दरमियान मीन से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज आ गई हैं अभी। वैल्यूज आ गई हैं? हमारे पास तो वैल्यूज नहीं आई। वैल्यूज तो आपके पास वही के वही 50 है जो 50 पहले थी। ये देखें 50, ये वही 50 है। यस सर, बिकॉज पहले हम सर 95% देख रहे, अब हमने कम करके उसको 70% कर दिया है। तो उससे फर्क क्या पड़ा? फर्क उससे ये पड़ा कि सर हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज जनरेट हो रही है, मतलब उस बिटवीन 70 to 100। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका 70% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि उसका बल्कि आप ये 70% कॉन्फिडेंस लेवल का कॉन्फिडेंस इंटरवल्स पे फर्क क्या पड़ेगा? सर सैंपल मीन से अवे जा रहे हैं सैंपल मीन से क्या होगा? तो दूर हो रहे हैं, दूर होंगे? नहीं, जैसे अभी बीच में जो ओरिजेंटल लाइन थी तो इससे थोड़ा सा वो पहले वेनिस में आ रहे थे, अब ये तो सैंपल हॉरिजॉन्टल लाइन तो सैंपल मीन ही, ये तो पॉपुलेशन मीन है। ओके सर। फिर मुझे बताएं कि ड्यू कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 95% से कम करके 70% कर दिया है, तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फर्क पड़ेगा कॉन्फिडेंस लेवल को चेंज करने से? जी नहीं समझ आ रही मेरी बात? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर, क्वेश्चन समझ आ गया सर। एग्जैक्टली वही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ कि
क्योंकि हमने इंटरवल बढ़ा दिया तो उसका वो मीन से काफी ज्यादा। कोई नहीं बढ़ाया, मैंने कहाँ पे कहा कि मैंने इंटरवल बढ़ा दिया, ये तो आप कह रहे हैं मैंने कॉन्फिडेंस लेवल जो है कम कर दिया। कम किया सर जी 95% से कम करके मैंने अब 70% की बात करी, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले 95% था रिगार्डिंग दी जो भी इंटरवल मैं रिपोर्ट कर रहा था, अब मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम होकर 70% हो गया है। तो अब इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल जो पहले था उसके ऊपर इंपैक्ट क्या आएगा, मेरा ये सवाल है। और मजे की बात है सर। आपको ग्राफ में जो मैंने किया है, क्योंकि मैंने इसको एग्जीक्यूट करके दिखा भी दिया आपको। सर यही समझ आ रहा है फिलहाल तो कि सैंपल मीन्स जो है वो उनसे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अब इन दोनों को देखकर तो ये 95% के लिए है, ये 70% के लिए है। 95 70 95 70 जी सर वो जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। हाँ मैं सर ये कॉन्फिडेंस लेवल और रेंज का तो नहीं कोई मामला? यार वही मामला है, कॉन्फिडेंस इंटरवल तो वही तो होता है ना, कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल। ये कल हमने सारा डिस्कस किया है, जो लास्ट की जो थी ना लेक्चर, उसके अंदर ये जो भी था लेक्चर लास्ट टाइम, उसके अंदर ये मैंने सारी डिस्कशन की थी कि कॉन्फिडेंस लेवल का और कॉन्फिडेंस इंटरवल का इम्पैक्ट क्या होता है एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं 95% रखता हूँ तो क्या होगा, अगर उसको 95 से कम कर दूंगा तो उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फर्क इम्पैक्ट आएगा, ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, या लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सर यही कहा था कि अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी मतलब इसमें। तो बताओ ना, अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अभी अनसर्टेनिटी किस चीज की बढ़ जाएगी, मैंने ये सवाल मैं आपने ही आंसर किया था, उसके बाद मैंने तो क्लियर किया था अनसर्टेनिटी ऑफ किस क्या चीज, याद है ना आपने अनसर्टेनिटी। जवाब दिया था मुझे याद था। यस सर, अनसर्टेनिटी ऑफ मीन, क्योंकि हमारे पास रेंज ज्यादा हो जाएगी बिटवीन द वैल्यूज। उल्टा बोल रहे हो, उल्टा हो गया आपका। जो देखिए कॉन्फिडेंस लेवल से मुराद ये होता है कि जब आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात करते हो तो कॉन्फिडेंस इंटरवल रिपोर्ट करते हो, यानी कि आप ये कहते हो कि मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल विद 95% कॉन्फिडेंस लेवल रिपोर्ट किया है, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मींस that there is a 95% chance that the population mean will be captured by this confidence interval। ठीक हो गया? तो इसका क्या मतलब है कि 95% के लिए तो मैं ही कह रहा हूं कि ये जो मैंने ये वाला फर्स्ट बार है, ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल मैंने प्लॉट किया है और ये 95%, तो इसका देयर इज अ 95% चांस कि इट विल कैप्चर माय पॉपुलेशन मीन। ओके ओके सर, use the very same formula over here। अब ये 70% ले तो क्या है, there is a 70% chance that this interval will capture my population mean। समझ आ गई? यस सर। अब इसका क्या मतलब है कि ये किस सूरत में आपकी जो ये चांस कम हो जाएगा इसका कैप्चर करने का, ये उसी सूरत में चांस कम होगा जब आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ये वर्टिकल लाइन जो आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये स्मॉल करनी है। जब स्मॉल कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग कम नहीं हो जाएगी? यस सर। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 70 से कम करके इसको अगर 50 करूंगा तो और क्या इस पे क्या इंपैक्ट आना चाहिए इस प्लॉट पे? ये सर मजीद ऊपर चली जाएगी। ऊपर नहीं चली जाएगी, ये मजीद स्मॉल हो जाएंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो लेंथ है ये स्मॉल होती जाएगी। और अल्टीमेटली व्हेन यू आर एब्सोल्युटली नॉट श्योर का मतलब है कि जीरो कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो वी विल बी वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट वैल्यू, यानी कि मीन के करीब कहीं पे होंगे और इसकी लेंथ बहुत स्मॉल होगी। और इस केस में ज्यादातर पॉइंट होने की वजह से इसको कैप्चर नहीं कर रहे होंगे क्योंकि नाउ वी हैव वेरी स्मॉल कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट। सही है? तो मतलब सर अगर कन्वर्ज करना है तो कन्वर्जेंस वो ऐसे ही होगी। कन्वर्जेंस का इसमें कहां से आ गया? कन्वर्जेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो सर अल्टीमेटली एंड में तो कन्वर्ज ही होती जाते हैं ना सैंपल्स। वो आप उसके वो क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं?
यस सर। मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड के आपके पास ये वो है, वो एक प्लॉट है जिसका मीन ये है, और इसके अंदर जो आप इसको समझ लो कि इसके अंदर आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल लेफ्ट एंड राइट साइड पे आपने प्लॉट किया है। तो अब आप ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 95% करते हो तो आपके पास लेट से ये रेंज जो है यहाँ पे चली गई और ये यहाँ पे चली गई, तो चांस ऑफ कैप्चरिंग दिस sampling distribution, chance of capturing this population mean is increased, क्योंकि अब आपके पास ये जो ये इंटरवल है ये बड़े हो गए हैं। बात समझ आए? अगर मैं ये इंटरवल यहां से लेके यहां तक खींचता जाऊं हर एक केस में, तो आप कह सकते हो कि यार देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हर इंटरवल जो होगा वो, या सॉरी हर सैंपल जो होगा वो आपके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो आपके इस पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर लेगी। पर मैं जो इनको स्मॉल करता जाऊंगा तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कैप्चरिंग दिस पॉपुलेशन मीन विल रिड्यूस ऑटोमेटिकली। तो सर हमारे पास इंटरवल कम होता जाएगा। एग्जैक्टली यस। तो इसका मतलब है यही आपको नजर आएगा। मैं दोबारा से दिखाता हूं, देखो ये 95% के केस में आप देख, सॉरी 95 नहीं है ये, चला गया ये है शायद 95%, ये 95% का इंटरवल है आपका। ये अब आप देखो ये अब आपका 70% का इंटरवल है, ठीक है। तो इस केस में और उस केस में फर्क नजर आ रहा है आपको। इस केस में अगर आप देखो तो ये लेंथ जो है ये भी देखो स्केल 6.4 है यहाँ पे, और पीछे ये 6.6 तक जा रहा था, ठीक है। दूसरे इनकी लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन। ये आपके 0.7, मैं दोबारा से रन कर रहा हूं, इनकी लेंथ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि स्मॉलर है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस, ठीक है। अब मैं इसको और फर्दर क्लियर करने के लिए लेट्स से मैं कहता हूं कि इंस्टेड ऑफ 0.7 आई रिड्यूस इट फर्दर टू 25%। अब मेरा कॉन्फिडेंस इंटरवल और कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब होपफुली कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस इंटरवल भी कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्मॉल हो जाएगा। तो इस केस में अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको अब रन करूंगा तो आपको जी क्लियर नजर आ रहा है जो हो रहा है? यस सर। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इनके जो इंटरवल्स हैं वो मीन के करीब और होते जा रहे हैं। अब ये पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज होता जा रहा है। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि आपके पास ज्यादातर सैंपल जो है वो अब आपके पॉपुलेशन मीन को कैप्चर नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। और इसको मैं अगर फर्दर और इसमें इसको अपने कॉन्फिडेंस को कम करता जाऊं या 0.05 से 5% कर दूं, तो इसका इंपैक्ट अल्टीमेटली अब होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सैंपल मीन को आप जो है वो यूज करने लगेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट पॉइंट्स। समझ आ रही है ना? यानी कि आप जो अपने कॉन्फिडेंस को लो करते जाओगे उसका इफेक्ट ओवरऑल आपके इंटरवल के ऊपर आएगा और इंटरवल उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। तो हम पॉपुलेशन मीन से दूर होते जाएंगे। पॉपुलेशन मीन से दूर नहीं होते जाएंगे, आप दोनों में फर्क रखें यार। पॉपुलेशन मीन से दूर नहीं हो रहे, आप पॉपुलेशन मीन को क्या कैप्चर कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस केस में आप ये कह रहे हो कि ये जो सैंपल है, ये जो मैंने कैप्चर किया था, अगर मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल इसके इर्द गिर्द प्लॉट करता तो हो सकता है वो यहां से लेके यहां तक आ जाता और ये इसको कैप्चर कर लेता। तो मुझे ये कह रहा है कि आपके पास अगर इधर से लेके इधर तक की रेंज आप यूज करोगे तो आपका 95% चांस है कि आप पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर लोगे। बट आप जब कहते हैं कि नहीं मेरे पास ये बहुत करीब यानी कि बहुत छोटा आप इंटरवल प्लस माइनस इसमें कर रहे हो, तो देयर इज ओनली 5% चांस कि आप इस पॉपुलेशन मीन को कैप्चर कर लोगे। हम ये बात कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया जी सब बात? किसी और पे कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस सिलसिले में? अच्छा याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ये समझ जाना चाहिए इस टाइम पे, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और ओवरऑल जो है ये कैसे वर्किंग करता है। तो आपको मैंने इसका प्रैक्टिकल डेमो करके दिखा दिया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस लेवल के साथ क्या लिंक रिलेशन है और कैसे वो इम्पैक्ट होता है। वो आपको मैंने
एक वर्किंग कोड से ये सब दिखा दिया। होपफुली अब आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। यस सर। ओके जी, इसको मैं अभी स्टॉप करता हूं और ओके जी, सबको नजर आ रहा है? अच्छा, जो आज का जो टॉपिक है, और याद रखिए जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया, ये सारा उसका बिल्ड अपॉन है, यानी कि उसी से हम ड्राइव करते जा रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक है ये है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और याद रखिए मैं ज्यादातर फोकस जो होगा ना लास्ट जितने भी टाइम होगा वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे होगा, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स पे होगा। वो कैसे होगा वो मैं आस्ते आस्ते आपको बताता जाऊंगा। आज मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दूंगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, इसका मतलब क्या है। याद रखो जो अभी मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल जो बता के आया ये उसी की एक्सटेंशन है और उसी को मैं यूज करूंगा। थिंक ऑफ इट कि यू हैव अ पॉपुलेशन, ठीक है, दिस इज अ पॉपुलेशन पी। There is a mean of this population which is unknown to you, ठीक है, and you want to know the population mean। अब population mean का मतलब क्या, देखें hypothesis इस केस में कॉन्सेप्ट आया कैसे। For example, think of it, it is a population of some kind of a cattle। Think of it some farm, there is a farm, over there you have many cattle, और उस फॉर्म के अंदर थिंक ऑफ इट इज अ फॉर्म और यू हैव मैनी कैटल। और इस केस में एक कॉमन बिलीफ ये है कि इस फॉर्म के अंदर जो एवरेज वेट ऑफ द कैटल है वो है 20 kg। ओके, दिस इज योर बिलीफ, यानी कि करंटली आपको यह बताया गया कि इस फॉर्म के अंदर जितने भी कैटल्स हैं उनका जो एवरेज वेट है वो 20 kg है। सो और यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम हियर। सो इस केस में द कॉमन कॉन्सेप्ट, ये कॉमन आइडिया, ये कॉमन हाइपोथेसिस अबाउट सर्टेन थिंग इज represented by a hypothesis, it is called H0 या null hypothesis। इसका क्या मतलब है कि एक कॉमन बिलीफ, यानी कि ज्यादातर लोग जो जिस चीज पे अभी तक बिलीव करते हैं वो ये है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हमारा बिलीफ ये है कि फास्ट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, ये हमारा बिलीफ है। ठीक है, ये कॉमनली नोन चीज है। अब इसको हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, इसको हम स्टेटस को भी कहते हैं। स्टेटस को से मुराद ये कि अभी तक जो चीज हम सारे बिलीव करते हैं ये नोन टू अस है। अगेंस्ट या अल्टरनेटिव टू दिस वन देयर इज अनदर हाइपोथेसिस व्हिच इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, which is your belief। दोनों में फर्क समझें कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये कहता है व्हाट इज अ कॉमन बिलीफ, कॉमन बिलीफ, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो है योर बिलीफ। फॉर एग्जांपल आप एक फॉर्म पे जाते हैं, फॉर्म पे आपने एनिमल्स के बारे में पूछा तो एक बंदा कहता है कि जी आपका जो ये जो मेरा फॉर्म है इसके अंदर हर एनिमल जो है ऑन एवरेज जो है 20 kg है। आप आगे पीछे उसमें से नजर दौड़ाते हो तो आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे तो 20 kg नहीं लग रहा है। तो आप ये कहेंगे
कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, वो क्या है कि द एवरेज weight of the animal is not 20 kg. ठीक हो गया? So in stats we always have two hypotheses. One is called null hypothesis, which is a common belief, या इसको हम स्टेटस को भी कहते हैं, यानी कि अभी तक जो सारे जिसको मानते हैं। और दूसरा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, which is mostly different from null hypothesis, right? And इसको हम कह सकते हैं which normally you believe, ठीक है। So आपका जो null hypothesis है, null hypothesis is represented by H0 null, ठीक है। इसी तरह अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस is represented by HA. ओके, सो ये आपके पास दो बिलीव्स हैं जो कि आप यूज कर रहे होंगे, ठीक हो गया। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये इसका मतलब है कि आपके पास एक कॉमन बिलीफ नल हाइपोथेसिस से रिप्रेजेंट होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस HA से आप रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर बता दिया। अब इसके पीछे थोड़ी सी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसकी थ्योरी है क्या, थ्योरी लिंकअप कैसे होती है जो अभी तक हमने पढ़ा उससे। अब आपके पास एक पॉपुलेशन है, अगर आपको पॉपुलेशन के मीन से, आमतौर पे ये मीन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मीन की हम जब बात करते हैं कि मीन इज इक्वल टू सम वैल्यू, अगर आपके पास पॉपुलेशन पूरी एक्सेसिबल है तो आपके केस में ये मीन को वेरीफाई करना कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करना है। आप सिर्फ ये चेक कर लोगे कि क्या ये मीन इक्वल इसके है या नहीं है, ठीक है। इफ इट इज इक्वल दैट मींस आपका हाइपोथेसिस ठीक है, अगर नहीं है तो दैट मींस योर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। Unfortunately, we do not have access to the complete population, जो हम पहले बात कर चुके हैं। So that means we have to resort to sampling. तो इस केस में भी हम यही करेंगे, we will look at the samples. So instead of talking about the complete population, we will talk about the samples which we will get from the population S1, S2, S3 and so on and so forth. हर population, हर sample का आपके पास एक mean होगा और by looking at these mean values you will guess the population mean, ठीक हो गया। अगर इस सैंपल का साइज काफी बड़ा है और आप मल्टीपल टाइम ये काम कर रहे हो, तो जो आपके पास जो सैंपल मीन आएगा, CLT थ्योरम ये कहता है कि दैट विल बी सेम एज द पॉपुलेशन मीन। अभी तक जो कुछ मैं बात करूं समझ आ रही है? यस सर। ओके, सो अगर मैं इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करूं तो डेफिनेटली वो आपकी इस फॉर्म में होगी, क्योंकि CLT यही कहता है, CLT यही कहता है कि आपने अगर सैंपल साइज, CLT ये कहता है कि सैंपल साइज इज sufficiently large, so in that case आपके पास जो ये मीन होगा, जो कि आपके सैंपल का मीन, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द पॉपुलेशन मीन, यही होगा। यस सर। ये हमारा CLT थ्योरम ये कहता है। और इसके बाद आपने लास्ट टाइम 95% इंटरवल जो थे वो आपने कैलकुलेट कर लिए थे यूजिंग दिस सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको याद है ना? याद, ये आपका 95%
परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, जिसमें आपके पास z था, z इज इक्वल टू 1.96 ये माइनस, और z इज इक्वल टू प्लस 1.96। ये आपको याद होगा, ये हमने लास्ट टाइम बात की थी। ये अब आपके Yes, पास sir. 95% डेटा जो है कैप्चर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग से क्या लिंक है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि आपके पास इस वक्त जो ये इंफॉर्मेशन है, ये आपने कैसे जनरेट की, बाय लुकिंग एट मल्टीपल सैंपल्स। तो आपने क्या कहा कि आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेके अपना चले गए कि यार जो मैं बात कर रहा हूं ना, या अच्छा एक चीज और, सॉरी मैं पहले कर लूं फिर आगे चलता हूं। इस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप इस तरह भी चेक कर सकते हो। इट मींस दैट कि आपका हाइपोथेसिस ये भी होता है कि आपका जो सैंपल मीन है दैट इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। दिस इज आल्सो कॉल्ड दी नल हाइपोथेसिस। ये क्यों हम ये बात कर रहे हैं, देखें सिंपली हम ये बात करते हैं कि देखें आपके पास जो करंटली नोन फैक्ट है वो सही है, हम इन शॉर्ट ये बात कर रहे हैं। ये बात मेरी समझ आ रही है ना? सर हमें नल उसका हाइपोथेसिस का तो पता ही नहीं है सर। ये तो हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे हैं ना इस पर। नहीं, हम लोग, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपका एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है? आपका एक आपका बिलीफ है, ठीक है ना। तो बिलीफ आपका करंटली ये कहते हैं कि आपके पास जो हाइपोथेसाइज्ड, बल्कि इसको मैं इसको या इन शॉर्ट इसको रीराइट करता हूँ। एच नॉट का मतलब है कि देयर इज नो difference between the hypothesized population mean and सैंपल मीन। अब इसका क्या मतलब है कि देखें आपके पास ये वाला जो पॉपुलेशन मीन है ये अननोन है, या आपको अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन पूरी एक्सेसिबल नहीं है। बट आपका करंट जो स्टेटस को है वो ये कहता है कि आपके पास जो पॉपुलेशन का मीन है वो वही है जो इस टाइम पे सैंपल का मीन आएगा, ठीक है, या सैंपल मीन है। सर अगर डिफरेंस नहीं है तो अप्रोक्सीमेट कैसे कह सकते हैं इसको? नहीं, हाइपोथेसिस है ना, आप बिलीव तो कुछ भी रख सकते हैं ना। आपका बिलीफ ये है। आपका जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो कहता है कि नहीं, आपका जो सैंपल जो मीन है वो पॉपुलेशन मीन के से डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है कि मैं जब ये सैंपल मीन लूंगा ये मेरे इस पॉपुलेशन मीन से डिफरेंट हो जाएंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके सर। तो वो अब सूरी तौर पे अगर ये बात आपको नजर, अच्छा आपने कहा कि जी मेरे ख्याल में हाइपोथेसिस जो है मेरा ये कहता है कि पॉपुलेशन जो मीन है, जैसे मैंने ऊपर बात की हाइपोथेसाइज, बल्कि उसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। हाइपोथेसाइज, ऊपर एग्जांपल की बात हो रही है, ठीक है। हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू 20 kg। ये मैंने अभी कहा ऊपर कि मेरे पास जितनी भी कैटल है उसका मीन वेट जो है वो 20 kg। ये मेरा आ गया पॉपुलेशन से रिलेटेड हाइपोथेसिस, ठीक हो गया। मैंने ये कैलकुलेट नहीं किया अभी, मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं कि मैं सारी कैटल को उठा के वेट करूं और उनका एवरेज मीन निकालूं। बात समझ आ गई सबको? यस सर। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि ओके आई बिलीव यू, एंड स्टेटस को ये कहता है कि आपका जो एवरेज वेट है वो जो सैंपल मैं जब लूंगा, यानी इसमें से मैं डिफरेंट सैंपल लूंगा उनका भी एवरेज या फिर उनका जो सैंपल मीन आएगा जो कि ये सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से ये वाला आएगा, दैट विल बी सेम एज दिस हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन। ठीक हो गया? आपका ये कहता है कि अभी तक जो बात आप करें वो बाकी सही है। फिर एक आ जाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि आप दे रहे हो। आप कहते हैं नहीं,
जब तुम इसमें से मेरे ख्याल में जब सैंपल लोगे इस पॉपुलेशन में से, वो 20 kg यानी कि आपका जो बिलीफ है इस टाइम पे वो उसके बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि म्यू विल नॉट बी इज इक्वल टू 20 kg। समझ आ गई? यस या नो? सर ये नल हाइपोथेसिस का थोड़ा मिक्स हो रहा है। दोबारा से देखें, मेरे पास दो हाइपोथेसिस हैं। एक हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि हाइपोथेसिस से भी ज्यादा इसको इस तरह समझो कि आप ये कह रहे हो कि मेरे पास, वही मैं एग्जांपल से समझाने की इसलिए कोशिश करूं कि थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। आपके पास एक फॉर्म है, आपके पास ना से चलो एक फॉर्म है, चलो आपके पास नहीं है, आप चलो कुर्बानी के लिए आप जानवर लेने जा रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्म पे गए, फॉर्म के अंदर जो है आपके पास एनिमल्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, और आपका फॉर्म का मालिक आपको कहता है कि यार ये जो मेरे पास जानवर है, इनका औसतन वजन जो है वो 20 kg है, ठीक है? ये उसने आपको एक हाइपोथेसिस दे दिया अबाउट देयर पॉपुलेशन, या हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन की वैल्यू दे दी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसने पूरी पॉपुलेशन को कैलकुलेट करके वेट करके उनका एवरेज वेट निकाला हो। तो उसका एक हाइपोथेसिस है, उसने आपको दे दिया। ठीक हो गया? इज इट नल हाइपोथेसिस? अभी सुनते जाओ, मैं अभी आगे ना चलो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना सुनो, ठीक है? यहाँ पे उसने आपको एक आइडिया दे दिया, हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन दे दिया कि मेरा जो कैटल्स है उनका एवरेज वेट जो है 20 kg। मैंने जब ये सुना तो मैंने जाके उसके फॉर्म को चेक किया और मैं कहा नो आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल है। अच्छा, इसमें पिछले में केस में एक और एडिशन कर दो। अब मैं क्या कहूंगा कि ओके, तुम्हारा जो आइडिया, इसको मैं नल हाइपोथेसिस कहता हूँ। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं आपके फॉर्म में से रैंडम सैंपल लेना शुरू करूं, क्योंकि मैं पूरी पॉपुलेशन का मीन नहीं निकाल सकता, तो इसका ये मतलब है कि आप जब डिफरेंट सैंपल लोगे तो उस सैंपल का एवरेज जो वेट निकलेगा वो उतना ही होगा जितना कि आप कह रहे हो, या 20 kg होगा। ठीक हो गया? उसको हम कह देते हैं सैंपल मीन। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, मतलब अब मैं कहूंगा ये नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि आप जो कुछ हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन कह रहे हो वही सैंपल मीन हो जाएगा जब मैं उसमें से सैंपल लेना शुरू करूंगा। तो ठीक हो गया? दूसरी बात ये होती है कि दूसरा कहते हैं आपका अपना बिलीफ है, वो आप ये कहते हो कि तुम जब पॉपुलेशन में से सैंपल लेना शुरू करोगे तो वो सैंपल मीन जो होगा वो आपके हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन जितना नहीं होगा, या 20 kg नहीं होगा। ठीक है? उस कंडीशन में सर हमारे पास पॉपुलेशन मीन नहीं है, जो जिसके पास हम लेने गए हैं कुर्बानी का जानवर, उसने हमें नहीं बताया। उसने आपको हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन तो बताया ना, 20 kg। यस सर। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ ना। आपने हर एक को हाइपोथेसिस पॉपुलेशन मीन के बराबर बात करनी, क्योंकि आप देखो, मैं कह रहा हूँ जो सिनेरियो मैं बना रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, उसको ज़हन में रखो। आप जाते हो किसी जगह पे, उस जगह में उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, आज से पहले कुछ नहीं पता, एक बिलीफ है जो कि आपको बताया जाता है, और बिलीफ ये बताया जा रहा है कि ओके जी मेरे जो जानवर है ये औसतन या एवरेज इनका वेट 20 kg है। आप कहते हो कि ओके, एक ये आपका हाइपोथेसिस या आपका आइडिया आ गया या आपका बिलीफ आ गया, उसके हिसाब से इसका ये मतलब है कि अगर मैं इस पॉपुलेशन में से सैंपल लेना शुरू करूं और उनका एवरेज वेट निकालूं तो इसका वही होगा जो कि आप कह रहे हो, यानी कि स्टेटस क्वो है जो आप बात कर रहे हो वो सही है, और एवरेज वेट ऑफ द सैंपल या सैंपल मीन इज इक्वल्स टू द हाइपोथेसाइज्ड पॉपुलेशन मीन जो आप बता रहे हो। ठीक हो गया सर। जो दूसरा है, कहते हैं कि एक तो ये आपका आ गया आइडिया, एक मेरा भी आइडिया है। मेरे ख्याल में आप जब सैंपल मीन कैलकुलेट करोगे वो 20 kg नहीं होगा, क्योंकि मेरा बिलीफ ये कह रहा है कि मेरे ख्याल में ये नहीं है। आपका एक बिलीफ आ गया, इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके ओके, ठीक हो गया। जो नल हाइपोथेसिस से डिफरेंट होता है। अब ये आपके पास जब ये दो हाइपोथेसिस आ गए तो इसके बाद आपने टेस्ट ये करना है कि किसका हाइपोथेसिस जो है वो सही है और किसका गलत है। ठीक हो गया? यानी कि आप ये कहते हो कि आप इसके बाद ये बात करनी, दोनों हाइपोथेसिस एन्यूमरेट करने के बाद
आप कहते हो कि लेट्स पुट इट टू टेस्ट कि किसका हाइपोथेसिस जो है वो सही है, या आपका हाइपोथेसिस जो आप बात कर रहे थे वो सही सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, एग्जैक्टली सर, इसको मैं इस तरह समझ लूं कि एक बंदा गया, उसने सैंपल लिया, उसने कहा अब कि आप ठीक मैं वही बता करने रहे हैं। लगा, अब मैं वही करने लगा। देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा अच्छा चलो तुम्हारा भी हाइपोथेसिस आ गया, मेरा भी हाइपोथेसिस आ गया, अब इसको हम टेस्ट करते हैं कि वाकई आपकी बात सही है या नहीं है, या आपने जो बात की उसके लिए हमें एविडेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो सैंपलिंग करूंगा, और सैंपलिंग वही जो मैं पहले बता चुका हूँ उसी तरह सैंपलिंग करूंगा। क्या कि पॉपुलेशन पी में से एक सैंपल सेट लूंगा जो सफिशिएंटली लार्ज साइज का होगा, क्योंकि सीएलटी के हिसाब से हमें सफिशिएंटली लार्ज साइज चाहिए, वो लूंगा और उसका मैं मीन कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसका जब मीन कैलकुलेट कर लूंगा तो मुझे ये पता होगा, जो मैं लास्ट टाइम कॉन्फिडेंस इंटरवल और बाकी बातें की थी, मैंने जब मल्टीपल टाइम मैंने जब इसमें से सैंपल ले लिए तो इस केस में मुझे ये पता चल रहा है कि मेरे पास ज्यादातर जो सैंपल्स जनरेट हो रहे हैं, कि मैं डिफरेंट साइज के सैंपल्स बार बार इसमें से ले रहा हूँ, ठीक है, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर रहा हूँ, और ये आपके पास इसका मीन ये है, इसका मीन ये है, इसका मीन ये है, ये लट से आ रहा है 8, ये आ रहा है 9, ये आ रहा है 10, और वो जो कह रहा है वो उसका आ रहा है 20, ये आ रहा है। बात समझ आई? 20 kg, ये 10 kg है, ये 9 kg है, ये 8 kg है। आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि अगर मैं इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और मुझे इसके स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में कुछ अंदाजा हो, तो आई कैन से दैट इट इज हाईली अनलाइकली कि आपके पास ये जो सैंपल मैं बार बार गेट कर रहा हूं वो इस पॉपुलेशन में से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो तो कह रहा है कि इसमें तो आपके एवरेज वैल्यू 20 kg होनी चाहिए, तो ये तो 20 kg के मुकाबले में बहुत दूर आपके पास एवरेज वैल्यूज आ रही हैं, सैंपल मीन्स जो है। समझ आ गई? यस सर। तो बिकॉज ऑफ दिस वेरी रीजन मैं कहूंगा कि आपका जो हाइपोथेसिस आपने मुझे दिया हुआ है उसके लिए सपोर्टिंग आपके पास एविडेंस नहीं मिल रहा फ्रॉम द सैंपलिंग हमें नजर आ रहा, तो वी विल रिजेक्ट योर हाइपोथेसिस। होपफुली मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, अब दूसरी सिनेरियो में आते हैं। उसने यही सिचुएशन बनाई हुई थी, सॉरी 20 kg, और आप सैंपल लेते हैं और सैंपल्स जो हैं वो आके इस तरह आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और ऑफ कोर्स क्लोज हैं इसके। तो इस केस में आप कहोगे कि हम we fail to reject your hypothesis या null hypothesis। ठीक है? क्यों? क्योंकि मेरे पास एविडेंस इस तरह का नहीं मिल रहा जो आपके हाइपोथेसिस को निगेट कर रहा हो। होपफुली मेरी बात समझ आ गई? तो इस केस में हम ये कहेंगे वी फेल टू रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, और हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। जबकि इस केस में हम कहेंगे वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड अडॉप्ट द अदर, यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें ये कह रहा है कि आपके पास जो म्यू है या मीन वेट है, दिस इज नॉट इज इक्वल टू 20 kg। और इस केस में कहूंगा कि आपका नल हाइपोथेसिस जो कह रहा था इट इज 20 kg, हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास इतना एविडेंस नहीं है कि हम कह सके कि नहीं ये 20 kg नहीं है। मेरी बात समझ आ गई? ओके सर। यस सर। चले, आज के लिए मैंने सिर्फ आपको ये इंट्रो ही देना था। ये इंट्रो होपफुली सबको समझ आ गया। मैं एक ही बंदे से लगता है बात करता, बाकी क्या कर रहे हो यार? बाकी लोग किसे सुन रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं सर। सबको समझ आ गया जी? यस सर, यस सर। ओके, चले सही है, चले गुड। हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं इसको भी रोक रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको एग्जांपल्स और बाकी सारी चीजें इसके बारे में बताऊंगा। और अब आपका लेक्चर कब है? फ्राइडे को? यस सर।
चलो फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर इसको मैं मजीद आगे एलैबोरेट करूंगा। अगर आज आपका और कोई क्वेश्चन है तो विल कॉल इट अ डे। ठीक है जी, चलें आज के लिए इतना। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।